टॉपिक का नाम लिखिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कि हम बात करेंगे सिलेक्शंस की, और जिसमें कुछ चीजें एक जैसी हैं, कुछ चीजें अलग हैं, या सारी सेम हैं, या सारी अलग है। वो सारे केसेस एक एक करके बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर वन लिखें। या पॉइंट नंबर वन से पहले एक लाइन लिखें। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट out of n objects. Selection of at least one object out of n objects if। अब पॉइंट नंबर वन लिखे, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सिलेक्शन करनी है कम से कम एक ऑब्जेक्ट की आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। अब वो एन ऑब्जेक्ट कैसे हैं, उसके ऊपर हम केसेस की बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है ऑल आर डिस्टिंक्ट। ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स अगर अलग अलग हैं। तो क्या आंसर आएगा बताइए। अगर सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है तो क्या आंसर आएगा, कितना। एक ऑब्जेक्ट उठाना है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, कम से कम एक ऑब्जेक्ट उठाना है, एक नहीं उठाना है, कम से कम एक। तो क्या आंसर आएगा, सोच के बताओ। सर आवाज नहीं आ रही है। एम आई नॉट ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही है भाई? ऑनलाइन जितने बच्चे बैठे चैट में डालो। अब आ गई सर, अब आ गई। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ भाई बताइए। कम से कम एक ऑब्जेक्ट उठाना है, तो क्या मैं बोल दूं एन में से या तो एक उठाना है या एन में से दो उठाने हैं, एंड इट गोज ऑन अप टिल एन में से एन उठाने हैं, ऐसा बोल सकता हूं। क्योंकि एनसीआर ऑपरेटर कब एप्लीकेबल होता है, जब चीजें अलग अलग होती हैं, और अलग अलग है यहाँ सारी। तो या तो एन में से एक उठाओगे या दो उठाओगे या तीन उठाओगे या अप टिल एन उठा लोगे। और हमने एक चीज पढ़ी, मतलब ये अपनी रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर में अगर एन सी जीरो एड और एन सी जीरो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इस पूरे का आंसर अपन जानते हैं क्या होता है, टू की पावर एन, और एन सी जीरो का आंसर वन। तो आंसर आ गया टू की पावर एन माइनस वन। समझ में आ गई बात की? लिख लो एक बार। टू रेज टू द पावर एन माइनस वन इज द आंसर। कि अगर हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आउट ऑफ द गिवन एन ऑब्जेक्ट्स, और एन के एन अलग अलग हो। और इस बात को समझने का एक और तरीका बोल सकते हो आप लोग। भाई मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी ई, ये पांच ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना। इस बात को ऐसे भी सोच लो, मैं पहले ऑब्जेक्ट के पास गया, यहां दो ऑप्शन है, या तो इसे सेलेक्ट करे या ना करे, है ना। हर ऑब्जेक्ट के पास दो ऑप्शन है। मेरे सामने कोई एक ए नाम का ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसको जरूरी थोड़ी ना सेलेक्ट करना है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो ऑप्शन है, अगले के कॉरस्पॉन्डिंग फिर से दो ऑप्शन है, अगले के कॉरस्पॉन्डिंग फिर से दो ऑप्शन है, अगले के कॉरस्पॉन्डिंग फिर से दो, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर से दो 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 दो, सारे मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन एक केस उसमें सब्ट्रैक्ट वो हो जाएगा जब सारे ही सेलेक्ट ना हुए हो। जब सारे नहीं सेलेक्ट हुए, उसका तो केवल एक ही केस है। और हमने क्या बोला ऊपर, रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो वो केस हटा दिया जब कोई भी सेलेक्ट ना हो रहा हो। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर? लिखो इसे। केस नंबर टू लिखना शुरू करो। केस नंबर टू पे बात करेंगे। व्हेन पी आर अलाइक, व्हेन पी आर अलाइक एंड क्यू आर अलाइक। पी एक जैसे हैं, क्यू एक जैसे हैं, है ना। टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास P प्लस क्यू है ना। टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास P प्लस क्यू है। मैंने शुरू में क्या लिखा है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। उन एन ऑब्जेक्ट्स में से P एक जैसे हैं, Q एक जैसे हैं। मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से तीन एक जैसे हैं और सात एक जैसे हैं, तब बताइए सिलेक्शन कम से कम एक ऑब्जेक्ट का करना है तो कितने तरीके, सोच के बताओ।
सोचो, आराम से सोचो, 2 मिनट लगा करके आंसर दो। कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, पी एक जैसे क्यू एक जैसे। नहीं, गलत है आंसर, बिल्कुल गलत है। सोच के बताइए क्या होगा, दिमाग लगाओ। कोई नया सवाल नहीं है, बस पूछने का तरीका अलग है, होना चाहिए ये सवाल। आप इतना बड़ा क्वेश्चन मत सोचो, आप ऐसे सोचो, आपके सामने 2 एप्पल है, 3 बनाना है ना? 5 ऑब्जेक्ट है, 2 एप्पल एक जैसे हैं, 3 बनाना एक जैसे। आपको कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना है, उस बात के कितने तरीके? सोच के देखो। क्या यहां पर हम एनसीआर ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चीजें एक जैसी हैं, अलग अलग होती है, तभी एनसीआर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। पार्थ नहीं आया आज, और अजीब आदमी है। चलो, क्लास ऑनलाइन है क्या है? और मेरे से तो बोल रहा था वो कि सर हमें क्लास में आना है। पार्थ क्यों नहीं आए भाई? क्लास के बाद बात करेंगे, चलो अभी, अब तो अटेंड करते रहो। चलो, एनीवेज, कम टू द पॉइंट। 2 एप्पल एक जैसे हैं। अब छोड़ दो 1 मिनट, 3 बनाने वाले केस को भूल जाओ। 2 एप्पल तुम्हारे सामने रखे हैं, या तो तुम एक एप्पल उठाओगे, या 2 एप्पल उठाओगे, या एक भी नहीं उठाओगे। एक भी नहीं उठाना भी एक काम करने का तरीका है। मेरी बात समझ आई? तो एक एप्पल उठाने के कितने तरीके? एक एप्पल उठाने के कितने तरीके? एक ही तरीका, दोनों में से कोई भी उठा लो। 2 एप्पल उठाने के कितने तरीके? एक ही तरीका। एक भी नहीं उठाने के कितने तरीके? एक तरीका। तो इसको लिख दो, 1 तरीका एक एप्पल उठाने का, एक तरीका 2 एप्पल उठाने का, एक तरीका कोई भी नहीं उठाने का। एप्पल का काम खत्म हो गया। अब बनाना पे आ जाओ। 3 बनाना है। एक बनाना एक तरीका, 2 बनाना एक तरीका, फिर से 3 बनाना एक तरीका, एक भी नहीं उठाना एक तरीका। समझ में आ गई बात? और इन सबको मल्टीप्लाई क्यों करा? टास्क कंप्लीट कब होगा मेरा? जब एप्पल भी डिसाइड हो गया और बनाना भी डिसाइड हो गया। लेकिन उसमें से एक के सब्ट्रैक्शन का। किस बात का? जब एक भी एप्पल और एक भी बनाना दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो आपका, जो मैंने पी आर एल आई क्यू आर एल आई, तो P+1 Q+1 -1, ये आपका उस सवाल का आंसर आएगा। P+1 Q+1 -1। तीसरा केस लिखो, व्हेन पी आर अलाइक क्यू आर अलाइक आर डिफरेंट। पी अलाइक, क्यू अलाइक एंड आर डिफरेंट। अब 2 मिनट के लिए दिमाग लगाओ और फिर आंसर दीजिएगा। पी अलाइक क्यू अलाइक आर डिफरेंट, क्या आंसर आएगा? एक केस ले लो, 2 एप्पल ले लो, 3 बनाना ले लो, C D E F, ये चारों फ्रूट्स अलग ले लिए मान लीजिए। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। P+1 × Q+1 × 2 की पावर R-1, ये आंसर आ जाएगा। अरे केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों के तो मिक्सअप है यहाँ पर। P+1 समझ में आ गया, P एक जैसे है। Q+1 Q एक जैसे, समझ में आ गया। R डिफरेंट है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए 2 ऑप्शन, ले या ना ले, ले या ना ले। तो 2 2 2 2 कितनी बार आएगा? R बार आएगा। और 1 के सब्ट्रैक्शन का, किस बात का? जब कोई भी ना उठाया जाए, और हमें तो कम से कम एक उठाना है। मेरी बात समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन इस वाले पार्ट में? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो?
मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब वो क्वेश्चन होना चाहिए आप सभी से। लिखो जरा। दो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये दो क्वेश्चन हो गए तो समझो ये वाला कंप्लीट टॉपिक आपके कंट्रोल में आ गया। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ a sum of money to draw a sum of money with 1 rupee with 1 rupee comma 50 पैसा comma 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा 3 पैसा 2 पैसा 1 पैसा 1 rupee 50 पैसा 25 10 5 3 2 1 कॉइन। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ अ सम ऑफ मनी विद दीज पॉसिबिलिटीज। आप ऐसे समझो, आपसे कहा गया एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर में ये जो डिनोमिनेशंस मैंने बताई, इसका एक एक सिक्का रखा हुआ है उस बॉक्स के अंदर में। आपने उस बॉक्स में से कुछ पैसे निकालने हैं, मतलब आपने उस बॉक्स में हाथ डाला और आपका हाथ खाली नहीं उठना चाहिए, कुछ पैसे आपके हाथ में आने चाहिए। इस बात के कितने तरीके? 2 की पावर 8 - 1। क्लियर है बात है, क्योंकि 8 डिनोमिनेशन अवेलेबल है और हर डिनोमिनेशन अलग अलग है, और हर एक के पास दो ऑप्शन है, ले या ना ले, ले या ना ले। 2 2 2 2। केस नंबर 1 का जो सवाल कराया था, केस नंबर 1 जो भी कराया था उसी का ये क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है, सीधा सीधा। क्लियर हो गई बात ये? 2 की पावर 8 - 1 डन हो गई बात ये। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। आउट ऑफ थ्री डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स out of three different mathematics books, comma, four different physics and five different chemistry books and five different chemistry books, how many different selections can be made? How many different selections can be made so that each selection so that each selection consists of so that each selection consists of, इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1, सोच के आंसर देना है, गलत आंसर नहीं देना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, आराम से सोचिएगा। अब चीजें आपके सामने वो आने लगेंगी जिसमें आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर मैक्सिमम चांसेस आपको कंफ्यूज करेंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सोच के आंसर देना है। पहला पार्ट, एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। exactly one book on each subject. Second part, at least one book on each subject. At least one book on each subject. Third part, at least one book. At least one book. पहला पार्ट क्या लिखा है? एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। अगला पार्ट एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। और तीसरा पार्ट एटलीस्ट वन बुक। तीनों सोचें आराम से, 2 से 4 मिनट लें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना आंसर जो भी लिखे उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए।
चलिए जिसका आंसर है बोलना शुरू करें, पहले पार्ट का आंसर। हाँ, और भी किसी का ये आंसर आया क्या? बिल्कुल सही है ये आंसर। आंसर है 60। ठीक है ना। पहला पार्ट क्या, आराम से सुनो। एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। अरे भाई, तीन किताबें मैथ की अलग अलग, तीन मैथ्स है, चार फिजिक्स है, और पांच केमिस्ट्री की अलग अलग किताबें हैं। अलग अलग है किताबें। क्वेश्चन ने कहा एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। अलग अलग किताबें तो एनसीआर ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इन किताबों में से एक किताब चाहिए। हर सब्जेक्ट की एक किताब चाहिए। इंडिविजुअली हर एक की बात करोगे। तीन में से एक ले लो, चार में से एक ले लो, पांच में से एक ले लो, खत्म हो गई बात। समझ में आ गई बात क्या? क्लियर होगी बात ये? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? दूसरे पार्ट का आंसर बोलो। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 5 - 1। परफेक्ट आंसर। समझ आया क्या? बोला है एटलीस्ट एक किताब चाहिए हर सब्जेक्ट के ऊपर। तो एटलीस्ट वाली बात आ गई। डिफरेंट चीजें हैं। तो पहले केस में तीन मैथ्स की किताबें, तो हर मैथ्स की किताब पे दो ऑप्शन। 2 2 2, 2 की पावर 3 - 1, वो वाला केस जब मैथ्स की कोई भी किताब नहीं ली गई, क्योंकि कम से कम एक किताब हर सब्जेक्ट की चाहिए। जो काम मैथ्स पे किया वही काम फिजिक्स पे करो, वही काम केमिस्ट्री पे करो, आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? आखिरी पार्ट। परफेक्ट आंसर, क्योंकि बोला गया कम से कम एक किताब चाहिए। तो किताबें कितनी, चार और तीन, सात और पांच, 12। 12 किताबें, कोई भी किताब किसी भी सब्जेक्ट की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कम से कम एक किताब चाहिए, तो 2 की पावर 12 माइनस का 1। क्लियर होगी बात ये? 100%। अगला सवाल। आउट ऑफ टू आउट ऑफ 2 बनानाज, कॉमा 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स। 2 बनाना, 3 मैंगो, 4 एप्पल्स, comma, how many different selections, how many different selections of fruits, how many different selections of fruits can be made, how many different selections of fruits can be made if each selection has, if each selection has, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट लिखिए, इफ ईच सिलेक्शन हैज, पहला पार्ट, एटलीस्ट वन फ्रूट, एटलीस्ट वन फ्रूट। दूसरा पार्ट, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशीज। दूसरा पार्ट, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशीज। अब 2 मिनट के लिए बात सुनेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। लिख लिया क्वेश्चन यहां तक सभी ने? पहला पार्ट है एटलीस्ट वन फ्रूट, दूसरा पार्ट है एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशीज। अब क्वेश्चन में लिख दिया, 2 मैंगो है, 2 बनाना है, 3 मैंगो है, 4 एप्पल है। ये नहीं लिखा क्वेश्चन ने कि दोनों के दोनों बनाना एक जैसे हैं, तीनों के तीनों मैंगो एक जैसे हैं, चारों के चार एप्पल एक जैसे हैं। ऐसा नहीं लिखा। जब तक नहीं लिखा होता है हम नहीं मान करके चलते हैं, है ना। जब तक नहीं लिखा है हम नहीं मान करके चलते हैं। क्योंकि नहीं लिखा है, तो इस क्वेश्चन में जो आपके दो पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के कोरोस्पोंडिंग दो केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, जैसे पहला पार्ट आपका था एटलीस्ट वन फ्रूट, उसमें दो केस, दो आंसर देंगे आप। पहला आंसर, जब फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर ऑल अलाइक, और दूसरा आंसर, फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर डिफरेंट। मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर होगी बात? तो लिखो, लिख लो बात। केस नंबर 1, fruits of same species are alike. Fruits of same species are alike. Case number 2, all the fruits are different. All the fruits are different. तो जो मैंने दोनों केसेस लिखा दिए, इन दोनों केस के कॉरस्पॉन्डिंग पहले पार्ट का दो आंसर और दूसरे पार्ट के दो आंसर निकालें, तो आपके चार आंसर आएंगे।
चलो एक एक करके बात करना शुरू कर लेते हैं। केस, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। एटलीस्ट वन फ्रूट का जब सेम वाला केस है, पहले या डिफरेंट वाला की बात करूं? पहले पहले डिफरेंट की बात कर ले तो आंसर है 2 पावर 9 - 1। आ रहा है सभी का? पक्का? और अगर सेम की बात करेंगे, 2+1 × 3+1 × 4+1 -1। क्लियर है? 2+1 × 3+1 × 4+1 -1। आ रहा है आंसर? हाँ, तो -1 कर दिया ना, तभी तो -1 किया। एक केस वो भी तो आगे होगा, वही वाला एक ही केस होगा ना जिसमें कोई भी नहीं आया, वो हटा दिया। क्लियर? सेकंड पार्ट में जब अलाइक है तब आंसर आएगा 2 × 3 × 4। फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर अलाइक, तो 2 × 3 × 4। समझ में आया क्यों? नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ। बोला गया है एटलीस्ट वन फ्रूट चाहिए हर स्पीशीज का, यानी कम से कम एक बनाना चाहिए, कम से कम एक मैंगो चाहिए, कम से कम एक एप्पल चाहिए। तो ठीक है, कितने बनाना है? दो। तो 2+1 नहीं करोगे आप, कम से कम एक चाहिए आपको बनाना, तो केवल टू लोगे भाई। दो बनाना है, या तो उसमें से एक बनाना लोगे या उसमें से दो बनाना लोगे। एक और केस होता था +1, किस बात का करते थे? कोई भी बनाना ना लिया जाए, वो लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम एक बनाना लेना है यहां पर। समझ में आई बात क्या? तो 2 × 3 × 4, इसमें दोबारा गड़बड़ मत करिएगा, दोबारा पूछ लो अगर कंफ्यूजन है तो। 2 × 3 × 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बोला गया है एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ एवरी स्पीशीज, कम से कम एक फ्रूट हर स्पीशीज का चाहिए। आ गया समझ में? पक्का समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और डिफरेंट के केस में क्या करोगे? 2 × 2 - 1, 2 × 3 - 1, और 2 × 4 - 1। ठीक है ना? इसमें प्लीज किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है, सर इसमें ऐसा क्यों नहीं करा, 2+1, 3+1, 4+1 -1, ये क्यों नहीं किया, ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है, ये समझ में आ रहा है? ये इसके कौन से केस का आंसर था ये? जब एटलीस्ट एक फ्रूट चाहिए था, और मैंने क्या पूछा? अब एटलीस्ट एक फ्रूट हर स्पीशीज का चाहिए मुझे, तो ये एटलीस्ट एक फ्रूट का केस था। ये एटलीस्ट एक फ्रूट हर स्पीशीज का चाहिए उसका केस था। यही छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है। पेपर में सवाल ऐसे ही आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। चार ऑप्शन दे देगा वो। ये जो मैं आपको भी सॉल्व करा रहा हूं, इसका आंसर भी आगे लिख देगा, कहीं पर गलत आंसर लिख देगा, कहीं पर सही आंसर लिख देगा। ABCD मल्टीपल करेक्ट के अंदर में डाल देगा वो। समझ में आ गई बात क्या? पक्का क्लियर है? श्योर शॉट क्लियर है? अब जितनी बातें अभी मैंने बताई, इसको हम एक बहुत ही अलग क्वेश्चन के थ्रू कोरिलेट करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन जेई के अंदर में PYQ में पूछा गया है। अब देखना आपको कोरिलेशन कैसे होगा। लिखो जरा क्वेश्चन। कंसिडर द नंबर, कंसिडर द नंबर कैपिटल N इज इक्वल टू 75,600। 75,600, 75,601 नंबर मान लिया। ठीक। तो सबसे पहला काम, इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लो। सबसे पहला उसी के बेस पे क्वेश्चन है। इसके प्राइम फैक्टर जो आते हैं वो मैं लिख दे रहा हूं। वो आएगा 2 की पावर 4, लिख लो। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर तोड़ लिए इस नंबर के। 2 पावर 4, 3 पावर 3, 5 पावर 2, 7 पावर 1। क्लियर होगी बात यहां तक? अब इसके बहुत सारे पार्ट है। पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर वन,
एक एक पार्ट लिखाता चलूंगा, उसी को सॉल्व करते चलेंगे, और इसके 8-10 पार्ट्स हैं अलग अलग। और ये समझ आ गया तो समझ लो अभी तक जितना पढ़ाया गया है, उसमें जितनी कंफ्यूजन और हो सकती थी चीजों, वो दूर हो गई। प्लस कैसे चीजों को कोरिलेट करते हैं अलग टाइप के सवाल में पुराने कॉन्सेप्ट को, वो समझ में आना चाहिए। ये इसके पीछे एजेंडा है। तो पहला पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इस नंबर के कितने डिवाइजर होंगे। डिवाइजर का मतलब समझते, कितने ऐसे नंबर होंगे जिन नंबर से इस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सही है ना। और ये अपन सब जानते हैं कि दुनिया में कोई भी नंबर हो, 1 उसका एक डिवाइजर होता है, और पूरा नंबर इटसेल्फ भी उसका एक डिवाइजर होता है। उसके अलावा और भी डिवाइजर होंगे, हमने वो कितने डिवाइजर हैं उन सबका सम बताना है कि टोटल कितने होंगे। मेरा पॉइंट समझ गए मैंने क्या कहा। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या 2 इसका एक डिवाइजर है? हाँ। क्या 2 की पावर 1 इसका डिवाइजर है? 2 की पावर 2 इसका डिवाइजर है? हाँ। 2 की पावर 3 है? हाँ। 2 की पावर 4 है? हाँ। 2 की पावर 5 है? नहीं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 है? हाँ। तो यानी मैं ये क्यों सारे केसेस बोले मैंने, कि 2 की कुछ पावर, 3 की कुछ पावर, 5 की कुछ पावर और 7 की कुछ पावर लेने पर एक डिवाइजर बनता है। लेकिन वो पावर जो 2 की ले रहे हैं, अगर वो कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 4 होनी चाहिए, और 3 की कम से कम 0 ज्यादा से ज्यादा 3 होनी चाहिए, 5 की कम से कम 0 ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए, और 7 की कम से कम 0 ज्यादा से ज्यादा 1 होनी चाहिए। क्योंकि सबकी अगर पावर 0 भी ले ली तब भी वो 1 बनेगा, और 1 एक डिवाइजर होता है। सबकी पावर पूरी पूरी ले ली तब भी वो नंबर n बनेगा, वो भी एक डिवाइजर होता है। अब आपको सोचना है, ये 1 आ गया, ये n आ गया, इनके बीच में कम कम या ज्यादा ज्यादा पावर या कंप्लीट कंप्लीट पावर लेते हुए कितने और डिवाइजर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बताने। मेरा क्वेश्चन समझ गए? आंसर बताओ क्या करेंगे। परफेक्ट है बात, ये वैसा ही तो केस हो गया। वैसे तो केस हो गया, डिनोमिनेशंस हैं आपके सामने। तुम्हारा एक बैग है, उसके अंदर में एक 2 रुपए का सिक्का, एक 3 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए का सिक्का, एक 7 रुपए का सिक्का है। ऐसे समझ लो। आपने बैग में हाथ डालना है और कुछ पैसे आपके हाथ में आने चाहिए। कुछ भी पैसे नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात, है ना। टू ड्रॉ आ सम ऑफ मनी। मेरा पॉइंट समझ गए मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आई बात ये। कुछ भी हाथ में, यहां तो खाली भी आएगा तो तब भी वो एक्सेप्टेबल केस है। वो पावर 0 आ गई सबकी, तो बस क्या कर दोगे अब आप? 4+1, 3+1, 2+1, 1+1, ये आंसर आ गया। नहीं समझ आई बात ये? अरे पी अलाइक, ये अलाइक, ये अलाइक, ये अलाइक, ये अलाइक, कोई वाला केस हो गया। -1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि -1 तब करते हैं जब एक भी चीज ना उठा जाए, 2 की कोई भी पावर ना उठे। लेकिन हमें तो वो भी एक्सेप्टेबल है, किसी की भी कोई भी पावर ना उठे, मतलब सबकी पावर 0, मतलब आंसर 1 आ गया। एक्सेप्टेबल है, कोई भी बात नहीं समझ आई बात? आंसर क्या आ गया? 120। क्या आंसर आ गया? 120। क्लियर हो गई बात? हाँ भैया समझ में आ गई बात। पार्ट नंबर 2 लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। सेकंड पार्ट लिखो, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है? नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा जितने डिवाइजर हैं उनको प्रॉपर डिवाइजर कहते हैं। यानी 120 में से 2 घटा दो, 120 माइनस का 2 यानी 118। कौन कौन नहीं होता प्रॉपर डिवाइजर में? नंबर इटसेल्फ एंड 1। ये हटाने के बाद जो सारे डिवाइजर होते हैं उनको प्रॉपर डिवाइजर कहा जाता है। तीसरा पार्ट लिखो, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। अब मुझे जो डिवाइजर चाहिए उसमें से कितने ऑड हैं ये बताने हैं अपने को। नंबर ऑफ ऑड डिवाइसेस बताने हैं आपको। क्लियर होगी बात ये? क्या आंसर आएगा? फाइनल आंसर बताओ। 24 आ रहा है क्या? आ रहा है 24? बताओ ना कैसे आएगा 24? हाँ। ऑड डिवाइजर मतलब कोई दो नहीं लिया जाना चाहिए। नो टू शुड बी टेकन।
नो टू शुड बी टेकन, तो टू की पावर तो हटा दो, तो बस जो बच गए क्या, इसका 3+1 कर दो, इसका 2+1 कर दो, और इसका 1+1 कर दो, आंसर आ गया। है ना, जो रिमेनिंग नंबर बच गए वो सारे ऑड ही मुझे डिवाइजर देंगे। उनकी पावर एक ले लो, 3 की पावर 3 है, चाहे एक पावर ले लो, चाहे दो ले लो, चाहे तीन ले लो, चाहे कोई ना लो, तो इसीलिए +1+1 करके मल्टीप्लाई करती है चलेंगे। क्लियर होगी बात ये। अगला सवाल, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है। टोटल डिवाइजर कितने हैं? 120, उसमें से ये घटा दो, आंसर आ गया। ठीक है ना, 120 में से 24 माइनस कर दो, क्या आ गया, 96, आंसर आ गया। क्लियर होगी बात की, पक्का समझ आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं सोचना है तो इवन डिवाइजर्स में क्या होना चाहिए, कम से कम लिख लो, एक और दूसरा तरीका सोचने का। इवन डिवाइजर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ब्रैकेट में लिखो, एटलीस्ट 1 2 शुड बी टेकन। कैन आई से दिस? किसी भी नंबर के अंदर में अगर कम से कम एक दो होगा तो पक्की बात है वो एक इवन नंबर होगा। यस और नो? और कम से कम एक दो के लिए 2 की पावर 4 है, तो 4+1 करने की जरूरत नहीं है, केवल 4 लिखूंगा, +1 नहीं लिखना। और सभी के अंदर में +1 लिख दूंगा, तो इस वाले को *4 कर दो, आंसर आ गया। उन सब की तो कोई भी पावर लूं मैं, 3 की पावर 1 लूं या 2 लूं या 3 लूं या कोई भी ना लूं, लेकिन 2 की तो कम से कम एक लेनी है, तो 2 की जो पावर है एज इट इज लिख दिया, उसमें +1 नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात क्या? पक्का समझ आ गया। अगला पार्ट लिखो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5 बताने आपने। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5, वो सारे डिवाइजर जो कि 5 से डिविजिबल हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, कम से कम 1 5 शुड बी टेकन। ये मतलब हुआ, लिख लो ब्रैकेट में, इट मींस एटलीस्ट 1 5 शुड बी टेकन। कम से कम एक 5 लिया जाना चाहिए। कम से कम एक 5 लिया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, दो के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 4+1 कर दो, 3+1 कर दो, *2 कर दो, और 1+1 कर दो। कुछ समझ आया क्या? इन, है ना, कम से कम एक 5, तो दो पावर है 5 की, वो एज इट इज रहे, और सभी के अंदर में एक लो या सारे लो, कोई चक्कर नहीं है। समझ आ गई बात क्या? पक्का क्लियर है। अगला सवाल लिखो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 10, तो क्या करेंगे इसके अंदर में, कम से कम एक दो और कम से कम एक 5 चाहिए। लिखो जरा, एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 5 शुड बी देयर। तो क्या आंसर आएगा बताओ जरा, एटलीस्ट 1 2, 4 आ गया एज इट इज, इंटू 3+1, इंटू 2 आ गया, इंटू 1+1, ये आपका आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। क्लियर है क्या? इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी। अगला क्वेश्चन लिखो, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स बताना है आपको। अब थोड़ा टेढ़ा है, सोचो, सम ऑफ ऑल डिवाइज, कितने डिवाइजर है टोटल, 120, वो सारे डिवाइजर लिखो और उनको ऐड करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ गए क्या? एक तरीका तो ये कहता है कि सर पहला नंबर तो 1 आएगा, फिर 2 की पावर 1 आएगा, फिर 3 की पावर, ये सारे लिखते चले जाए, इन सबको सर ऐड कर लेते हैं, 120 अक्षर लिखे पहले तो नंबर सारे के सारे, उनको ऐड करेंगे, आंसर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, बेवकूफी है, ये नहीं करेंगे। क्लियर है बात ये? तो क्या करेंगे हम, सोच के देखो। चलो छोड़ो, ये दिमाग में नहीं आएगा, मैं ही बता दे रहा हूँ, सुन लो। कितने डिवाइजर है, 120 डिवाइजर है। मैंने क्या करा, उन सारे डिवाइजर को ये एडिशन वर्टिकली करते हैं। कैसे करते हैं, वर्टिकली, बस मैं एक ही फर्क डाल रहा हूं, काम यही कर रहा हूं, इस वर्टिकल चीज को मैं हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखूंगा, उससे लिखना और आंसर निकालना कितना आसान हो जाएगा, तुम एक बार समझ के देखिएगा। क्या मतलब कह रहा हूं मैं, फैक्टर्स सारे लिखने के लिए मैंने क्या करा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ज्यादा से ज्यादा 2 की पावर 4 तक जाना है अपने, है ना। एक बार आराम से सुननी है बात, लिखना कुछ भी नहीं है, एकदम समझ में आ जाएगी बात आपको। फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर, नहीं 5 की पावर, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, और फिर 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। ये मैंने सारे ब्रैकेट्स लिख दिए कोरोस्पॉन्डिंग टू एवरी प्राइम नंबर।
आप आराम से ऐसे सोच करके देखो, मैंने जिक्र किया, वर्टिकल मैनर को मैंने हॉरिजॉन्टल मैनर में लिख दिया। अगर मैं ये सारे ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूंगा, तो हर ब्रैकेट का हर नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय हर ब्रैकेट के हर नंबर से। यस और नो? इस बात में सब कुछ आ गया जो मैंने अभी बात बोली। ईच नंबर ऑफ एवरी ब्रैकेट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय ईच नंबर ऑफ एवरी अदर पेंडिंग ब्रैकेट्स। अपने आप सोच के देखो, मान लो ये नंबर है, मैं इसको इससे, फिर इससे और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा नंबर? 1 आ गया। अब अगर मैं इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे करूंगा, क्या नंबर बनेगा? एन इटसेल्फ। एन इटसेल्फ। इसके बीच में कोई भी और मल्टीप्लीकेशन जो भी होते रहेंगे वो सारे आ गए ना नंबर। 2 की कुछ पावर, 3 की कुछ पावर, 5 की कुछ पावर, 7 की कुछ पावर आ गई। बात खत्म हो गई। मुझे एडिशन नहीं करना है। क्या मुझे इसका सम निकालना जीपी के माध्यम से आता है? ये तो छोटा सा सवाल है। मान लो 2 की पावर 100 भी होता, तब भी मैं उसका जीपी के थ्रू सम निकाल लेता। इसका भी जीपी का सम, इसका भी जीपी का सम, इसका भी जीपी का सम, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आसान काम हो गया, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई क्या? आज के बाद जितना मर्जी बड़ा नंबर होगा, उसके सारे फैक्टर जितने भी होंगे, उन सबका एडिशन क्या होगा, इस आसान तरीके के माध्यम से अपन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात क्या? लिख लो इसे। क्लियर हो गई बात ही? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब मैं एक और क्वेश्चन है वो समझाने के लिए मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। ये बड़ा एग्जांपल हो गया, एक छोटा एग्जांपल के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन समझाता हूं। उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी वो चीज जो मैं अभी समझाने लग रहा हूं। और वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है। उसके ऊपर दो कॉन्सेप्ट है। चलो बोलना शुरू करते हैं, लिखो जरा। अगला क्वेश्चन करके लिख लीजिएगा। और या एक मतलब मैं जो लिखा रहा हूं लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच कैपिटल एन कैन बी रिजॉल्व, कैपिटल एन कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। कैपिटल एन कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। अब ये वही क्वेश्चन है। मैं बस उस क्वेश्चन को एक आपको तरीका बता रहा हूं सोचने का, एक छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने क्या कहा, अभी तक हम फैक्टर फैक्टर खेल रहे थे। कौन कौन से फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर होंगे, 2 के डिविजिबल कितने होंगे, 5 के डिविजिबल कितने होंगे, 10 के डिविजिबल कितने होंगे, फिर सम ऑफ द फैक्टर्स निकाल लिया। अब उससे अगला स्टेप है, मैंने क्वेश्चन कहा कैपिटल एन कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। मतलब कैपिटल एन नंबर जो आपके सामने लिखा है, वो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिखने के कितने तरीके हैं। मेरी बात समझ आई? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने, नहीं ये ऐसे नहीं आंसर आएगा, आराम से सुननी है बात अभी। ठीक, 20 है एक नंबर जैसे कि। अब उस 20 को लिखने के आप 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 भी लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। मतलब कितने अलग अलग तरीके। ये तो बहुत छोटा नंबर है, आप इसमें तो गिनती गिन करके देख लोगे। बहुत बड़ा नंबर होगा अगर 75,600 लिख दिया मैंने दोबारा, तो दिमाग खराब हो जाए। बहुत सोचना पड़ेगा केसेस में। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। दुनिया में दो तरीके के नंबर होते हैं, एक नंबर जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, और एक नंबर जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना? किसी जैसे कि 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो इस दो कैटेगरी के अनुसार मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने लग रहा हूं। क्लियर होगी बात? इन्हीं दो नंबर्स को छोटे नंबर से, एक बार 18 का एग्जांपल ले लेते हैं और एक बार 36 का, और दोनों में देखते हैं कि फर्क क्या आता है, क्या समझ में आता है। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 18 और दूसरा केस ले लिया n इज इक्वल टू 36। इसके प्राइम फैक्टर तोड़ लेते हैं। क्या होता है ना प्राइम फैक्टर इसके? 9 इंटू 2, तो 2 की पावर
1 × 3 की पावर 2, और ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। करेक्ट होगी बात, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्की बात है, श्योर हो गई बात ये, ठीक है। अब एक काम कर रहे हैं, सिंपल गिनती, कोई दिमाग नहीं लगाते, कोई एनसीआर कोई एनपीआर की बात नहीं कर रहे अपन अभी, सिंपल गिनती की बात करेंगे। उस गिनती से क्या सीखने को मिलता है अपन उसके थ्रू एक पैटर्न बना लेंगे, और उस पैटर्न के हिसाब से एक फॉर्मूला डेवलप कर देंगे, जिससे कि अपना काम आसान हो जाए। हर बार ये काम करना पड़ जाएगा अगर, तो क्या फायदा वो उस चीज को डेवलप करने का, हर बार ना करना पड़े, इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो चलिए जी, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर, इसके फैक्टर लिखते चलते हैं। फैक्टर, मैं प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा, सारे फैक्टर, छोटा नंबर इसीलिए लिया ताकि आपको समझ आ जाए। पहला नंबर एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर मिनिमम नंबर क्या आएगा, छह आएगा, फिर नाइन आएगा, और फिर 18 आ जाएगा, बस और तो कोई नहीं आएगा। करेक्ट है, और तो कोई नंबर नहीं आ सकता ना। पक्की बात है, समझ में आ रही है बात ये, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये वो वाला केस है, इफ कैपिटल एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जब कैपिटल एन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अपने आप सोच के देखो, क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 आ रहा है, फाइनली तो मुझे 18 चाहिए, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 18 आ रहा है, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 18 आ रहा है। तो गिनती गिनने से साफ पता लग रहा है, एक दो तीन, आंसर आ रहा है 3, आंसर आ रहा है 3। ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर 3 आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बात को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 की पावर कितनी है, 1। इसको मैंने 1+1 लिखा, इसको मैंने 2+1 लिखा, और बाय 2 कर दिया, और ये मेरा आंसर है। क्या करा मैंने, मैंने कोई जादू जादू नहीं खेला, यहाँ पर सिंपल बात करी, क्या 2 की कितनी पावर है, 1। अब मेरे हाथ में या तो एक पावर लूंगा या एक भी पावर नहीं लूंगा, इसलिए 1+1 कर दिया, और इसीलिए 2+1 इस बात का भी किया 3 की पावर का, और बाय 2 क्यों किया, अरे हमें पेयर से मतलब है, हमें फैक्टर से मतलब थोड़ी ना है। और हर दो फैक्टर मिलकर के एक पेयर बना रहे हैं, और उन दोनों को पेयरिंग मिल करके नंबर बना रहा है, तो बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। क्लियर है बात, क्या ये पक्की बात क्लियर है? अब आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसके भी फैक्टर लिखना शुरू करते हैं। पहला 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, फिर क्या आएगा, 12 आएगा, और फिर क्या आएगा, 18 आएगा, और फिर क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में बड़ा बड़ा नंबर होता गया, यही आएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस 36, दिस इंटू दिस 36, दिस इंटू दिस 36, दिस इंटू दिस 36। लेकिन ये नंबर किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा, ये नंबर किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, और दुनिया में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, मुझे तो क्या चाहिए था, द नंबर कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। अब मैं 36 को 6 × 6 लिखूंगा, तो ये गलत हो जाएगी बात, ये क्यों गलत हो जाएगी बात ये, क्यों गलत है? नहीं गलत नहीं है, सही है बात तो ये, लेकिन, लेकिन बात तो सही है, 6 × 6 36 होता है, सही है बात ये, लेकिन क्या परेशानी है, ऐसा यहां तो हो रहा है, सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर आ रहा है, और वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जा रहा है, लेकिन ऐसा यहां नहीं हो रहा था। देख रहे बात ये, और यहां ये इकलौता केस मुझे मिल रहा है जब ये नंबर किसी और के साथ पेयर बनाने के लिए मुझे नहीं मिल रहा। मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा, इसका पेयर इसके साथ बना, इसका इसके साथ बना, इसका इसके साथ बना, क्या यहां पे कोई एक भी नंबर ऐसा बचा जो किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता था? नहीं बचा। क्या यहां पर एक भी ऐसा नंबर बचा जो किसी के साथ पेयर नहीं बना पा रहा था, आउट ऑफ द गिवन नंबर्स? हाँ जी बचा, वो अलग बात है, उसको मैं 6 × 6 लिख दूंगा तो कोई चक्कर नहीं है, वो 36 होता है, लेकिन इन गिवन नंबर में से तो पेयर नहीं बना। परफेक्ट है बात ये। अब गिनती गिन लो, एक केस, दो केस, तीन केस, चार केस, आंसर आ जाना चाहिए 5, यस और नो? 5 तरीके हैं जब 36 को लिखा जा सकता है, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। लेकिन इसको लिखने का क्या तरीका है, इसका लिखने का तरीका है इफ एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर एन कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे इसके अंदर में, 2 की पावर कितनी है, 2, लिख दिया, 2+1। पावर कितनी है अगली, 2+1। सही है। एक बड़ी मजे की बात एक और क्या है, हमेशा जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा,
उसकी किसी भी प्राइम नंबर की जो पावर आएगी वो इवन आएगी। आया ना? ओड आ गई तो वो बन ही नहीं पाएगा परफेक्ट स्क्वायर। 2 की पावर 3 आ गई तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? सोच के देखो अपने आप। तो ये एक इवन नंबर होगा हमेशा, ये भी एक इवन नंबर होगा। इवन प्लस वन क्या होता है? इवन प्लस वन क्या होता है? ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड क्या होता है? ऑड नंबर। उसमें से एक घटा दिया, क्या बच गया? इवन नंबर। कौन से? और उनके पेयर बना दिए, बाय टू आ गया। ये कौन से आगे? अदर देन 6 वाले पेयर आ गए सारे। और 6 इंटू 6 भी एक नंबर होता है। ये आंसर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेट करो। नहीं समझ आई बात ये? ये क्या आएगा? 3 इंटू 3 9, 9 - 1 8, 8/2 4, 4 + 1 5, आपका आंसर 5 आ रहा है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या कहा? क्लियर है? मैंने बाई टू क्यों किया? पेयर बना रहे हैं। पेयर किसका नहीं बन रहा था उसके लिए एक केस सब्ट्रैक्शन कर दिया, और क्योंकि वो केस भी एक्सेप्टेबल है उसको अलग से ऐड कर दिया। पर उसका पेयर नहीं बन रहा था इसलिए बाय टू उसको हटा के करा। क्लियर हुई बात? क्या समझ आई ये बात? अब इसकी जनरल स्टेटमेंट लिखा रहा हूं और फिर छुट्टी कर रहा हूं अभी की क्लास की। ये लिख लो, समझा रहा हूं। एक मिनट पहले लिखो इसको। फॉर्मूला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बस ये बता दो मुझे। मैंने लिखा n = उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, पी पार ए क्यू पार बी, जहां पर पी और क्यू प्राइम नंबर है। पावर्स लिख दी उसकी। दो बातें होंगी, या तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो +1 + 1 करके सबका मल्टीप्लाई कर दो और बाय टू कर दो जैसा यहां किया था। और वहां क्या किया? +1 + 1 करके मल्टीप्लाई कर दो। +1 किस बात का? इधर देखो, अगर इसका एलसीएम लेंगे +2 बनेगा, -1 तो फाइनली +1 बचेगा, बाय टू तो वो फाइनली आपके सामने लिख दिया। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है उसके कितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, इसीलिए डैश डैश करके लिख दी बात। डन होगी बात? ये टॉपिक यहां खत्म हो जाता है, आपके दो टॉपिक बच जाते हैं। एक बैगर मेथड और दूसरा बच जाता है डिरेंजमेंट। ये दोनों अगली क्लास में आज वाली करेंगे हम। ठीक, धन्यवाद।